चलिए अभी हम एक चैप्टर करते हैं विच इज द यूनिट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम टॉपिक्स लेंगे, सेल को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें जो सेल होता क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि एक मकान है, मकान में अगर दीवार है, दीवार के अंदर एक एक ईंट से वो दीवार बनती है और उस एक एक फिर दीवारों से मिलने से वो घर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उस घर की एक नींव है, एक यूनिट है, वो एक ईंट है। इसी तरह किसी भी लिविंग बॉडी, चाहे वो वेल है, चाहे वो गिलहरी है, चाहे वो रोज का प्लांट है, चाहे वो तुलसी का पौधा है, चाहे वो धनिया है, कोई भी एलिफेंट है, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शनल यूनिट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इस सेल थ्योरी है दी गई है जो बायोलॉजिस्ट ने दी है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। श्लेडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट हैं, दो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थियरी दी है। और इसका दूसरा पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो एक बात थी कि पहले से एक भी सेल है, उसी से एक नया सेल बन सकता है, ये बात बताई गई है हमें रुडोल्फ वर्चो के द्वारा। तो नेक्स्ट मैं मूव करूंगी प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बेसिकली सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, और जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है या वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की कमी रहती है। तो ऐसे सेल्स सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हो जाएंगे, और इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे रिएक्शन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स, लीनियर डीएनए हिस्टोन्स होते हैं इसके अंदर, और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हो सकता है यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्योंकि कैरियन जो शब्द है वो न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो होने के साथ साथ इसके अंदर डीएनए और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अब मैं जाऊंगी आपको शेयर करने के लिए कि कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जूनियर क्लासेस से वैसे तो आप पढ़ते आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन रहता है जो सेल को बाउंड्री वॉल कह सकते हो, और प्लांट सेल्स में स्पेशली उसके बाहर इवन बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई में सेल वॉल होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है जो इसको फर्दर होने की रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देयर इज एंडोमेम्ब्रेनरी सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी apparatus है, लाइसोसोम है, विक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स की हमने बात की है। सेल मेम्ब्रेन जो है दे आर इनक्लोज अ सेल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी है या छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें से पास कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते। इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और लिपिड और प्रोटीन की बायलेयर से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिपिड की लेयर्स हैं जो ऑरेंज कलर की हैं, बायलेयर्स हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। तो इनके जो हेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और जो टेल्स होती हैं वो बीच की तरफ होती है। तो इस तरह का एक नेटवर्क सा बन जाता है, और बीच में प्रोटीन्स हैं, कुछ इसमें धंसे हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, कुछ बाहर की तरफ होते हैं जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कह देते हैं। वहीं अब हम सेल वॉल के अगर इसका साथ कंपैरिजन करते हैं तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया बाहर की लेयर है, और स्ट्रेंथ डिटरमिन सेल शेप, पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्शन, ये सब इसके फंक्शंस है। और सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस रहता है।
अब आगे आ जाएंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। प्रोटीन्स और लिपिड्स की पैकेजिंग होती है इसके अंदर, और लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन यूकैरियोट्स। It provides separate chemical environment which allows for the correct protein folding. और दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाने जाते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिनके ऊपर नहीं होते हैं उनको स्मूथ बोलते हैं। ये गोल्जी प्रिटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, modifies proteins and lipids. It processes materials to be removed from the cell. म्यूकस है, दूसरे भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके वेसिकल्स में प्रेजेंट रहती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट को ये बीच में पैकेज हो जाता है इन वेसिकल्स के अंदर, उसको फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कई बार सेल के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और कभी कभी सेल से बाहर भी ले जाते हैं। Lysosomes and vacuoles. Membrane-bound vascular structure formed by packaging of Golgi platters, very rich in hydrolytic enzymes. इसमें hydrolytic enzymes रहते हैं जो break down करते हैं various molecules को, hydrolytic पानी की help से break down करते हैं। Enzymes are capable for digesting carbohydrates, popularly known as suicide bags. वैक्यूल्स, अब इनको अच्छा सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं लाइसोसोम्स को, इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है या इवन पैथोजेंस कई बार एंटर कर जाते हैं सेल्स के अंदर, तो उनको भी डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर ये भूल जाते हैं कि हमारा ही सेल है, हम इसके अंदर हैं, और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं उनके एंजाइम्स। तो उस टाइम पे हम इन्हें सुसाइड बैग का नाम इनका दिया गया है। फिर बात है वैक्यूल्स की। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। In amoeba called contractile vacuole, and in protista there are food vacuoles present. तो अलग अलग ढंग से है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंसेस जब भी आप करते हैं तो आप सबसे एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हो, जो स्पेशली आपको मालूम है कि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से बाकी सब ऑर्गेनेल्स पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं, पर एनिमल्स में छोटे होते हैं जो ये हैं vacuoles. Next, we will be talking about two more organelles. They are mitochondria and plastids. So these are double membrane bound sausage shaped semi-autonomous organelles. The matrix is rich in enzymes, a circular DNA molecule and small ribosomes. तो ये आप देख सकते हैं, इसका मैट्रिक्स है और फोल्डिंग से जो बनता है इसकी इनर मेम्ब्रेन की, और एटीपी सिंथेसिस का ये एक साइट है जहाँ एटीपी बनता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और डबल मेम्ब्रेन है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं, ये खुद कंट्रोल करते हैं अपनी एक्टिविटीज को। और इसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एक और एक्स्ट्रा इसमें भी रहता है। वैसे तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, पर डीएनए न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और फंक्शंस तो इसके यही कि एटीपी प्रोडक्शन है, सेल डेथ या रिन्यूअल के अंदर ये इन्वॉल्व रहता है। देन वी टॉक अबाउट द प्लास्टिड्स। अब ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन ये केवल किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स में। बेस्ड ऑन द पिगमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल आपको पता है, क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर का पिगमेंट नहीं होता है, और दूसरे मॉलिक्यूल स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। So chloroplast is the center of synthesis and metabolism of carbohydrates. राइबोसोम्स और न्यूक्लियस की बात करेंगे। राइबोसोम हमने भी जिक्र किया था जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, जहां हमने कहा कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जब आप डिफरेंसेस करने जाते हैं रफ और उसमें, तो हम कहते हैं जिस रफ है
प्रोटीन सिंथेसिस के साइट हैं। वाई साइट? क्योंकि वहाँ ये राइबोसोम्स हैं, तो बेसिकली दे आर प्राइमरी साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। जहाँ दूसरी तरफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती होगी। इट कंटेन्स अ स्टिल राउंड बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक उसका अपना न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर, ये मेटासेंट्रिक है, देन यू हैव एक्टोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, यहाँ सब मेटासेंट्रिक है। तो इनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो इनके अंदर जो सेंट्रोमेयर है उसकी पोजीशन डिसाइड करती है, वो इक्वल हाफ्स में होगा या एक हाफ बड़ा है और दूसरा छोटा है, एक टुवर्ड्स द एंड है और एक बिल्कुल ही टर्मिनल पोजीशन पे है। सो दैट इज हाउ दे आर क्लासिफाइड: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और इसके बाद ये सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स थे, आई विल गो बैक, आप एक बार इसको सबको देख सकते हैं। ये हमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफली वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि उसी के अंदर से ज़्यादातर ऑर्गेनल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा केवल उसमें राइबोसोम होते हैं उसके अपने, और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, बट देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये इसके साथ अब ये चैप्टर मैं ही ख़त्म करती हूँ। तो फुनजो चौसरन, जो कि मेरे 11S5 की स्टूडेंट है, उसका थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस particular PowerPoint presentation. Thank you so much.